लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था इफेक्टिव मैथ्स, किसको हमने देखा, इफेक्टिव मैथ्स को देखा था। इफेक्टिव मैथ्स का कॉन्सेप्ट आया था और हमने कहा था कि हमारे पास जो इफेक्टिव मैथ्स होगा ये क्या हो सकता है, ये आपके पास इंफिनिटी भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और ये टर्म जो है हम यूज कर रहे हैं, इफेक्टिव मैथ्स, ये टर्म यूज क्यों कर रहे हैं मैथ्स की, मैथ्स तो हम कहते थे कि एक ही होना चाहिए, उसी इलेक्ट्रॉन का मैथ्स, सिंपल जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मैथ्स हमारे पास क्या होता है, एक्चुअली फ्री इलेक्ट्रॉन का मैथ्स या रेस्ट मैथ्स आप कहेंगे 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है। ठीक है, तो ये मैथ्स हम कहते हैं कि ये मैथ्स भी वेरी कर जाता है, और जब वेरी करता है तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव मैथ्स कहते हैं। अब ये कब वेरी करता है, इसकी हमने कुछ ऐसे सिचुएशन बताई थी कि हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा, क्रिस्टल के अंदर फ्री मूव कर रहा है, मतलब आउटसाइड अगर क्रिस्टल है तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और तब इसका जो मैस है वो यही होगा जो अभी यहाँ पे मैंने लिखा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। तब इसके मैथ्स को हम इफेक्टिव मैथ्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि इसका मैथ्स जो है वो नॉर्मल जो है वो ही एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। लेकिन जब आप क्या करते थे, क्रिस्टल के अंदर रख देते थे इसी इलेक्ट्रॉन को, तो ये बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाता था। ठीक है, ये अब क्रिस्टल के अंदर जो है मूव करता था, और क्रिस्टल के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे आयंस भी थे। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अलग हुए थे। तो हम कहते थे कि इन आयंस की वजह से कुछ पोटेंशियल जो है वो किस पे एक्ट कर रहा है, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन जो हम कह रहे हैं, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन अब अंदर है क्रिस्टल के, इसके ऊपर लगेगा यही वाला। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो ये पोटेंशियल इसके ऊपर लगने लग जाता है। ठीक है, जैसे हमने क्रॉनिंग पेनी मॉडल में भी देखा था कि हमारे पास हमने पोटेंशियल को ऐसे बताया था आपके सामने। ठीक है, हम कहते थे कि यहाँ पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, बीच में बैरियर फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, और किस चीज़ के बैरियर रहेंगे, पोटेंशियल बैरियर है। तो एक पोटेंशियल जो है वो फेस करना पड़ता था इलेक्ट्रॉन को, जब वो क्या होता था, क्रिस्टल के अंदर होता था। तो जब वो इन बैरियर को फेस करेगा, इसका मतलब है कि उसका मैस जो है वो क्या होगा, कभी उसका मैस जो है आप देखेंगे इन्फिनिटी होगा, कभी उसका मैस पॉजिटिव होगा, कभी उसका मैस जो है वो क्या हो रहा होगा, नेगेटिव हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से इफेक्टिव मैथ्स का कॉन्सेप्ट आया था। साथ ही हमने जो इसकी कुछ कैलकुलेशन की थी, जिसका स्टार्ट हमने कैसे लिया था, हमने स्टार्ट लिया था कि डी ब्रॉगली आपको क्या कहता है, डी ब्रॉगली कहता है कि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन हो उससे वेव एसोसिएटेड होती है। ठीक है, और वो भी एक वेव एसोसिएटेड नहीं होती उससे, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उससे जो है मैनी वेव्स एसोसिएट होती हैं, किसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन के साथ। और उन सारी वेव को अगर मिला दें तो हम कहते हैं कि ग्रुप, क्या कहते हैं, आपके पास ग्रुप वेलोसिटी हम कह रहे होते हैं, या वेव पैकेट कह रहे होते हैं, क्योंकि अब आपके पास इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव नहीं बल्कि नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड हैं, और इन सारी वेव्स को हम अगर मिला दें और हम कहें कि उनकी वेलोसिटी क्या है, तो हम कहते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी है। ठीक है, और वो ग्रुप वेलोसिटी हमने क्या बताई थी, वीजी से dw/dk हमने बताए। अच्छा, फिर उसके बाद आप एक जो है इसका एक फाइनल रिलेशन आया था इफेक्टिव मैथ्स का, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। वो क्या था हमारे पास, वो हमारे पास था एम स्टेरिक, यानी इफेक्टिव मैथ्स हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, एम स्टेरिक है, और वो किसके इक्वल था, एच कट स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था आपके पास, डी स्क्वायर ई बाय डी के स्क्वायर के इक्वल था। ठीक है, ये जो आपके पास डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर है, ये आपके पास एक्चुअली किसको शो करता है, कर्वेचर को शो कर रहा होता है। ठीक है, कर्वेचर को शो कर रहा होता है, और कर्वेचर भी हमने देख लिया था कि हमारे पास इफेक्टिव मैथ्स और कर्वेचर का आपस में जो यहाँ पे एक दूसरे के साथ लिंक बन रहा है, वो इनवर्स रिलेशन बन रहा है। ठीक है, मतलब अगर आपके पास इफेक्टिव मैथ्स ज़्यादा होगा तो आपके पास कर्वेचर जो है वो क्या कर्वेचर होगा, कम होगा। कम होगा। बिल्कुल, कर्वेचर जो होगा कम वो क्या होगा, कम होगा। वो हमने लास्ट लेक्चर में बना के भी देखा था। फिर इसी तरह उल्ट, यानी अगर अफेक्टिव मैथ्स आपके पास अगर कम होगा तो कर्वेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, ये छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थोड़े हमने जो है एक उसमें लास्ट लेक्चर में हमने देख लिए हुए थे।
आज हम थोड़ा-सा ही इसको मज़ीद देखेंगे, इसकी फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन। क्या देखेंगे? फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे, और फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन जो है आपने वो किटल की बुक से ही करना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये टॉपिक है आपका, ठीक है? फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इफेक्टिव मैथ्स, और इसकी ये सारी बातें जो हैं यहाँ से आपने करनी है, पूरा टॉपिक। लेकिन थोड़ा-सा जो नोट्स में है, नोट्स को आपने एज़ इट इज़ नहीं उसमें करना, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको अभी थोड़ा-सा समझ लेते हैं, ठीक है? कि आपके पास जो है इफेक्टिव मैथ्स के जो बैंड्स में है, उसकी क्या जो है इंटरप्रिटेशन होगी। यहाँ पे देखिए आप, पहला बैंड बना हुआ है, फिर सेकंड आपके पास बैंड, और बीच में बैंड गैप है। ये तो हमने अभी पिछले टॉपिक पढ़े, तो उससे हमें अंदाज़ा हो चुका है कि इस तरह हमारे पास होता है। फिर आप देखें कि आपके पास पाई बाय ए और माइनस पाई बाय ए जो है, ये क्या होता है? फर्स्ट ब्रिलियन जोन। फर्स्ट ब्रिलियन जोन, फिर 2 पाई बाय ए माइनस 2 पाई बाय ए सेकंड ब्रिलियन जोन है। अच्छा, और एक्स एक्सेस पे आपके पास के वे वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, जिसकी वैल्यू जो है आपके पास यहाँ पे 0 है, फिर पाई बाय ए, इधर माइनस पाई बाय ए, ठीक है? और आप ये देखें कि वाई एक्सिस पे हमने एनर्जी की डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है? जैसे अभी हमने कर्वेचर की इक्वेशन देखी ना, डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर, तो आप समझे कि वो वाई पे है, तो यहाँ पे एनर्जी आपको वाई एक्सिस पे लेनी पड़ेगी। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि जो आपके पास एक कर्व है, उसमें क्या हो रहा है आपके पास? कर्व में आपने देखेंगे कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं आसानी के लिए कि आपके पास 3 पॉइंट हैं। एक आपके पास 1 पॉइंट बनाया हुआ है, एक सेकंड और एक थर्ड पॉइंट बनाया हुआ है, ठीक है? अब आप देखिए, बारी-बारी मैं इन तीनों पॉइंट की बात करूँगी कि इन पे हमारे पास जो है इफेक्टिव मैथ्स क्या है, कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है? ये एक बैंड है आपको। और अगर आप देखें फ्री इलेक्ट्रॉन का, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक फ्री इलेक्ट्रॉन का भी ग्राफ बना के बताया था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि वो बिल्कुल चेंज नहीं होता, वो ऐसे आपके पास फ्रीली मूव कर रहा होता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन का जो हमने एनर्जी निकाली थी, जो हमारे पास क्या थी, फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो हमारे पास होती है एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m, ठीक है? बाय 2m। ठीक है, ये हमने निकाली, जो हम बिल्कुल स्टार्ट के लेक्चर से करी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये उसका एक ट्रेंड था, उसका बैंड था फ्री इलेक्ट्रॉन का, बिल्कुल स्टार्ट की बात है, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे भी देखें, जो अभी हमने बैंड बनाया हुआ है, ये हमने फ्री इलेक्ट्रॉन का नहीं बनाया, ये हमने इलेक्ट्रॉन का बनाया, जब इलेक्ट्रॉन क्या है, इनसाइड क्रिस्टल लेटस है, बाउंड स्टेट में आप समझे कि है, और उस पर पीरियोडिक पोटेंशियल जो है एक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर यहाँ तक अगर मैं इस पॉइंट तक देखूँ, तो बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ही बन रहा है। यहाँ तक अगर इस पॉइंट दोनों साइड पे अगर देख लूँ, या एक ही साइड पे देख लूँ, जैसे 1 मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये आपका ट्रेंड जो है सेम ऐसा ही है जो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन का था, ठीक है? फ्री इलेक्ट्रॉन का केस था। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इफेक्टिव मैथ्स इस 1 पॉइंट पे बात करूँ, तो वो मेरे पास क्या होगा? इफेक्टिव मैथ्स किससे बताते हैं? एम स्टेरिक से। वो किसके इक्वल होगा? एम के इक्वल होगा, यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन का मास था, उसके इक्वलेंट होगा इस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे। ग्राफ से मुझे पता चल रहा है कि आपका यहाँ पे ग्राफ बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में था। देखें, near the vicinity of the origin or near the center of the first Brillouin zone, this electron behave like a nearly free electron, so that effective mass of the electron is almost equal to the mass of the free electron. ठीक है? क्वेश्चन में इधर भी इसकी जो थोड़ी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी है, इसमें भी यही बात बताई है कि आपके पास नियर द फिजिलिटी ऑफ द ओरिजिन, यानी ओरिजिन के करीब, ओरिजिन आपके पास 0 है ना, तो इसके करीब आप देखेंगे, या सेंटर ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, फर्स्ट ब्रिलियन जोन यहाँ से पाई बाय ए और माइनस पाई बाय ए, तो इनका सेंटर जो है वो क्या है, यहाँ 0 पॉइंट पे। यहाँ भी आप देखेंगे कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह बिहेव कर रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह ही बिहेव कर रहा है, उसके ग्राफ से हमें पता चला। फिर और इसका मतलब हुआ कि यहाँ उसका इफेक्टिव मैस भी जो होगा वो सेम ऐसा ही होगा जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन का था। तो एम स्टेरिक किसके इक्वल हो जाएगा, यानी इफेक्टिव मैस किसके इक्वल बन जाएगा? मैस के। मैस के मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन के मैस के इक्वल बन जाएगा। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन का मैस था, यहाँ पे भी आपके पास यही हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, फिर उसके बाद
आपके पास जो है सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट यानी कि ये थोड़ा कर्व आपको नज़र आ रहा है, इस पॉइंट पे हम आ जाते हैं, ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट पे जब आप आएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास कुछ चेंजिंग इस तरह हो रही होंगी, जैसे यहाँ पे आप इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट से पहले पहले ये कर्व नेचर में है, कन्वेक्स फॉर्म में है, ठीक है। आप देखिए इसका थोड़ा ट्रेंड यूं है, फिर उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आप देखेंगे कि आपके पास जो कर्व है उसकी नेचर जो है वो चेंज हो रही है, उसकी नेचर चेंज हो रही है। तो आपने क्या करना है इस पॉइंट पे, आप कह रहे हैं सेकंड पॉइंट पे आप देखेंगे कि कर्व जो है उसकी नेचर यहाँ से थोड़ी सी डिफरेंट कर रही है, थोड़ी सी वेरी कर रही है, इसीलिए हमने इस पॉइंट को लिया है। अब इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि एक्चुअली क्या हो रहा होगा जिसकी वजह से कर्व की नेचर जो है वो थोड़ी चेंज कर रही है, ठीक है। फिर आप एक मिनट रुक जाए बच्चों। हम्म पॉइंट 2 पे आप देखें कि क्या हो रहा है। व्हेन यू कम्स टू दिस पॉइंट, दिस कर्व इज एक्चुअली चेंजिंग, उसकी नेचर थोड़ी चेंज हो रही है, कन्वेक्स टू कनकेव टाइप बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके पास यहाँ पे जो कर्व है ये किस तरह हो रहा है, इससे ये थोड़ी इसकी नेचर चेंज हो रही है। और आप इस पे देखेंगे कि इस पॉइंट पे आपके पास जो है डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर जो है ये क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो जो कर्वेचर है वो क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। हम कहेंगे कि वो यहाँ पे ज़ीरो बन रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास टर्म थी डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर, ये इक्वल टू किस क्या हो रही है, ज़ीरो हो रही है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि अगर ये मैं इफेक्टिव मैथ्स की इक्वेशन में ये वाली टर्म ज़ीरो पुट करती हूँ तो कोई भी चीज़ जब ज़ीरो से डिवाइड हो वो क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है इफेक्टिव मैथ्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस मैम। इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक। और इनफाइनाइट होने का क्या मतलब होगा, इसके फिजिकली क्या मीनिंग होंगे कि भाई हम कहते हैं कि मैथ्स जो है इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो कितनी चली जाए। फाइनाइट का मतलब होता है एक महदूद, एक खास, हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक 10 kg या 30 kg या जितना भी हम कह रहे हो। लेकिन इनफाइनाइट होने का मतलब है कि जिसे हम काउंट ना कर सके, इतना ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इन इस जी हाँ। ठीक है, इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव कर रहा है और वो उसका मास क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, तो क्या मूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये देखें। मीनिंग ऑफ इनफिनिट effective mass is that electron is unable to move at all around barriers। मतलब तो यही हुआ क्योंकि कम मैस था तो वो मूव कर जाता था। अब जब इनफाइनाइट इतना ज़्यादा मैस हो गया तो बैरियर के अराउंड उसके लिए मूव करना थोड़ा मुश्किल हो गया। बट ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हमने अपने सिस्टम में अभी हमने जितना भी पढ़ा ना, हमने इसमें देखा ही यही कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई थी, तब हम सारी चीज़ें देखते थे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के होते हुए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, इलेक्ट्रॉन को मूव करना पड़ेगा, ठीक है। और किस तरफ को मूव करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। सेम आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है वो भी किस तरफ को मूव करी होगी, लेफ्ट टू राइट मूव करी होगी। और किस पॉइंट पे, पॉइंट 2 पे। जब पॉइंट 2 पे पहुंचेगी तो आप कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम दिस बैरियर विल बिकम मोर प्रोमिनेंट और सिग्निफिकेंट, क्योंकि मैथ ज़्यादा है तो बैरियर पे वो आगे क्रॉस करने के बजाय टकरा के क्या करेगी, रिफ्लेक्ट बैक करेगी, और रिफ्लेक्शन बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी, सिग्निफिकेंट होगी, यानी आपको ऑब्जर्व होगी। इससे पहले अगर आप फ्री इलेक्ट्रॉन की केस में देखते थे तो रिफ्लेक्शन आपको उस तरह क्लियरली नहीं पता चलती थी, जैसा कि अभी के केस में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब टकराएगा तो वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा और उसकी रिफ्लेक्शन बड़ी सिग्निफिकेंट होगी, ठीक है। सो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस सिग्निफिकेंट रिफ्लेक्शन, reflected wave reverse direction, so it gives a momentum in the reverse direction. So when its momentum is in the reverse direction, it becomes almost equal to the momentum in the forward direction that was given by the external electric field. So the electron does not move at all, so it behaves like as if it has an infinite mass। अच्छा, ये क्या बात की है उन्होंने, ये कहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है क्या करेगा, जब यहाँ से इस पॉइंट पे, जब पॉइंट 2 पे हम पहुंचे ग्राफ पे, तो क्या करेगा, यहाँ जो है वो टकराएगा बैरियर के साथ, उसकी रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन का मतलब है टकरा के, और उसकी रिफ्लेक्शन बड़ी स्ट्रांग होगी। वैसे रिफ्लेक्शन ऐसे होती थी कि यहाँ टकराने के बाद हल्का सा पीछे, लेकिन अब क्या होगा कि वो उसकी रिफ्लेक्शन इतनी स्ट्रांग होगी कि वो टकराने के बाद बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा,
ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा, और रिवर्स डायरेक्शन में भी उसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। जैसे हम कहेंगे रिवर्स मोमेंटम, यानी के की फॉर्म में आप कहेंगे कि आपके पास माइनस के में उसका मोमेंटम होगा। एच कट के से रिप्रेजेंट करते थे ना आप मोमेंटम, तो के की फॉर्म में अभी आप देखें। और ये मोमेंटम कितना होगा, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट होगा उतने मोमेंटम के जो आपने इसको इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कराते हुए दिया। किसने दिया था, क्यों मिला था वो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी सिस्टम को दी हुई है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा था। तो ये दोनों आपके पास मोमेंटम एक जितने होंगे, जितना फॉरवर्ड जितना बैकवर्ड, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको ऐसे नजर आएगा जैसे वो मूव ही नहीं कर पा रहा, यानी उसका मैस इतना ज्यादा हो गया है इलेक्ट्रॉन का कि उस अपने मैस की वजह से, मोमेंटम की वजह से वो क्या कर पा रहा है, आगे को मूव ही नहीं कर पा रहा। ये आपके पास जो है सेकंड पॉइंट की बात है, जब आप ग्राफ में इस पॉइंट इस पोजीशन पे होंगे। ठीक हो गया। अब हम कहें तो इसको ऐसे हम बता सकते हैं कि हमने जब 1 पॉइंट था हमारे पास मैथ क्या था, इफेक्टिव मैथ की बात करें। इफेक्टिव मैथ हमारे पास बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन के मैथ जितना था। और सेकंड पॉइंट पे हम देखेंगे तो हमारे पास जो इफेक्टिव मैथ है वो क्या हो गया, वो इन्फिनिटी हो गया, इतना ज़्यादा हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद अब हम देखेंगे कि सेकंड पॉइंट के बाद जब वो ब्रिलियन जोन पे, यानी बिल्कुल जोन बाउंड्रीज पे जब k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय a पे होता है, यानी थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा इफेक्टिव मैथ को, कि जब वो मूव करके सेकंड पॉइंट से थर्ड पॉइंट यानी k इज इक्वल्स टू पाई बाय a पे पहुंचेगा, तो क्या होगा, तब क्या होगा कि वो मैथ्स जो है हम कहते हैं कि इफेक्टिव मैथ्स है, उसमें क्या चेंजिंग आ रही होंगी। तो अब हम 3 पॉइंट की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। No, if we go very close to k pi by a, then d square e by dk square becomes negative. From graph it becomes negative because it's maximum. अच्छा, आपने जब मैथ्स में चीज़ें पढ़ी होंगी, कैलकुलेशन वगैरह की होंगी, कैलकुलस में आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि आपके पास मैक्सिमम किस पे एंड करता है। देखें, ये जो मैक्सिमम है ये इस तरह है ना, यहाँ पे हमने बैंड्स बनाए हुए इसलिए ऐसे, वरना अदरवाइज आप इसको अगर ऐसे बनाएंगे तो ये मैक्सिमम आ रहा है। क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। और मैक्सिमम Yes, आने का मतलब ये है कि आपके पास जो कर्वेचर है, जो कर्वेचर है वो आपके पास क्या है, डी स्क्वायर ई बाय उसका डी। डबल डेरिवेटिव। हाँ, डबल डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। जब भी आपके पास ये ऐसे इस शेप में हो ना, जैसे भी यूं आ रही है शेप, तो आप कहेंगे कि ये आपके पास कर्वेचर क्या है, नेगेटिव है। इसके बरक्स अगर आपके पास कर्वेचर यूं है, जैसे नीचे की तरफ से आ रहा है, ठीक है, तो तब अगर आप देखेंगे आपके पास जो है मिनिमा होता है, और वो आपके पास किस तरह होता है, डी ई स्क्वायर बाय डी के स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी अपर डायरेक्शन पॉजिटिव में जब होगा। कर्व होगा तो आप कहेंगे पॉजिटिव है, और जब डाउनवर्ड में ऐसे आ रहा होगा तो आप कहते हैं कि नेगेटिव है। ये सिंपल कैलकुलस की चीजें हैं। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं तो हमें पता चल रहा है कि मैथमेटिकली पॉइंट से जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है इस पे मैक्सिमा आ रहा है, और मैक्सिमा जो होगा उसका मतलब हुआ कि कर्वेचर जो है हमारे पास यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव। ठीक, यहाँ से ये बात हमें पता चल गई। अब हम देखते हैं कि इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है इस पॉइंट की, थर्ड पॉइंट की। जब हम k पाई बाय a के इक्वल है तो हमारे पास d स्क्वायर e बाय डी के स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि मैक्सिमा आ रहा है और मैक्सिमा जो है वो नेगेटिव पे आता है। और व्हेन वी रीच एट द एज ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, यानी एज का मतलब बिल्कुल किनारे आप पहुंच गए, दैट रिफ्लेक्शंस बिकम सो सिग्निफिकेंट दैट द लीनियर मोमेंटम obtained in the reverse direction dominates on that momentum in the forward direction. So electrons moving in reverse direction due to electric field would have, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना फोर्स करी होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव डायरेक्शन में जाए। अब ये आपके पास ऐसे ही है जैसे हमने यहाँ पे एक बताया हुआ था इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, किस वजह से मूव कर रहा था, क्योंकि उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई थी, जिसकी वजह से उसने लेफ्ट से राइट ही की तरफ मूव करना था। लेकिन जैसे ही वो बैरियर पे टकराता है तो क्या होता है, उसकी रिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, उसकी रिफ्लेक्शन इतनी स्ट्रांग होती है। पहले तो हम कह रहे थे ना कि जितना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया इतना ही वो रिवर्स में गया, लेकिन अब की बार जो है आप, यानी फॉरवर्ड में अगर इतने जाते हुए उसका ये वेक्टर था, तो रिवर्स में आते हुए उसका वेक्टर ये होगा, यानी रिफ्लेक्शन जो है उसकी ज़्यादा डोमिनेंट है। तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होने का मतलब है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और फील्ड ने, इलेक्ट्रिक फील्ड ने उसको किस तरफ लेके जाना है, इस तरफ लेके जाना है। फील्ड तो यही चाहती है ना कि इस तरफ जाए, लेकिन
क्या होगा कि उसकी रिफ्लेक्शन इतनी स्ट्रांग होगी कि वो किस तरफ को जा रहा होगा, रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। और इस केस में आप कहेंगे कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है, उसको क्या कहेंगे, वो नेगेटिव है। इफेक्टिव मास क्या है, नेगेटिव। ठीक, ये देखें आपके पास, यानी थर्ड पॉइंट पे अगर हम मास का बताएं तो हमारे पास क्या मास होगा, इफेक्टिव मास हम कहेंगे यहाँ पे नेगेटिव है। उसको मैथमेटिकली भी हमने बता दिया क्योंकि कर्वेचर यहाँ पे मैक्सिमा है और वो नेगेटिव पे होता है। और दूसरा पॉइंट हमने कहा कि हमारे पास यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में जो रिफ्लेक्शंस हैं वो क्या है, ज़्यादा डोमिनेट हैं। उनके ज़्यादा डोमिनेट होने की वजह से हमारे पास जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें जो है वो आगे दूसरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करी होगी। तो इस केस में हमें जो मैस फील होगा वो क्या होगा, मैस नेगेटिव मैस जो है इफेक्टिव मैस फील होगा। सेकेंड पॉइंट भी हमने कहा था कि हमारे पास मैस क्या हो रहा था, इफेक्टिव मैस इन्फिनिटी, इतना ज़्यादा लार्ज हमें मैस महसूस हो रहा था, हम कहते थे कि ये हमारे पास इन्फिनिटी बिहेवियर है इसका। और फर्स्ट पॉइंट पे हमने कहा कि यहाँ तो बिल्कुल ही मैस जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के मैस जितना है, तो इफेक्टिव मैस यहाँ पे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन के मैस जितना था। तो ये 3 पॉइंट आपने देख लिए कि आपके पास कैसे हैं। फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं कि बुक में जो है हमारे पास यही एक्सप्लेनेशन जो है आपको बताई गई है और आपने बुक वाली एक्सप्लेनेशन ज़रूर करनी है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इफेक्टिव मास, हाउ कैन एन इलेक्ट्रॉन और मास व्हेन पुट इनटू क्रिस्टल रिस्पॉन्ड टू द अप्लाइड फील्ड एज इफ द मास वर इफेक्टिव मास। ठीक, तो ये क्वेश्चन इसका आप देखें, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हो सकता है यही वाला क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लें। ये हेडिंग इसकी 9 है कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द इफेक्टिव मास। उसमें आपको क्या कह रहे हैं कि आप बताएं कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन को हम क्रिस्टल के अंदर रखते हैं और उस क्रिस्टल को क्या दे रहे हैं, फील्ड दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो तब जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है क्रिस्टल के अंदर होगा वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और उसका इफेक्टिव मास कैसे चेंज हो रहा होगा। ठीक, तो इसकी तीनों इसकी जो केसेस है वो बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसे अभी आपको मैंने बताया। इट इज़ हेल्पफुल टू थिंक ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रैग रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव इन ए लेटिस। आप इसमें ब्रैग रिफ्लेक्शन को कंसीडर करेंगे और जो है वो आप देखें, नियर द बॉटम ऑफ द लोअर बैंड द ऑर्बिटल इज रिप्रेजेंटेड क्वाइट एडिकेटली बाय प्लेन वेव से आप रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, उसका मोमेंटम एज कट के होगा बिल्कुल नीचे बैंड पे। ठीक है, जैसे आपको स्टार्ट पे मैंने बताया था, वेव कंपोनेंट आपके पास ये बन रहा होगा मोमेंटम। अगर आप रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर को बीच में इंक्लूड करते हैं तो आपके पास मोमेंटम ये हो रहा होगा। ठीक है, के जैसे जैसे इंक्रीज होगा मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। और देखिए एम स्टैटिक इक्वल्स टू एम, यहाँ पे आपके पास बिल्कुल उस स्टार्ट पॉइंट की बात की गई है जब मैंने आपको बताया कि बिल्कुल ओरिजिन के करीब आपके पास इफेक्टिव मास और सिंपल मास जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पास इक्वल होते हैं। ठीक, नियर द बाउंड्री द रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट इज क्वाइट लार्ज। जब आप बाउंड्री पे पहुंचते हैं, नियर द बाउंड्री यानी बाउंड्री पे नहीं है, एग्जैक्टली बाउंड्री के करीब है, तो रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है। At the boundary, it becomes equal in amplitude to the forward component. At point, eigenfunctions are standing, then the running wave. और ये वही बातें आपको बताई हैं जो सेकंड पॉइंट पे थी। A single electron in energy band may have positive, negative effective mass हो सकते हैं। State of positive effective mass occur near the bottom of the band because positive effective mass mean that the band has upward curvature. ये आपको भी जो मैंने मैक्सिमा और मिनिमा की बात बताई थी कि अपवर्ड कर्वेचर होगा, तो आप कहेंगे कि आपके पास जो ये कर्वेचर वाली इक्वेशन है ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, डी स्क्वायर ई बाई डी के स्क्वायर, ये आपके पास क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए जब अपवर्ड कर्वेचर होगा। और नेगेटिव कब होगा, जब आपके पास टॉप होगा, टॉप ऑफ द बैंड। अब यानी ये आपके पास ये टॉप होगा तो आप कहेंगे मैक्सिमम आ रहा है, और तब आपके पास ये क्या हो जाना चाहिए, वो नेगेटिव कर्वेचर होगा। मोमेंटम ट्रांसफर टू द लेटेस्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इज लार्जर देन द मोमेंटम ट्रांसफर टू द अप्लाइड फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये साथ इफेक्टिव मास जब नेगेटिव होगा तो कह रहे हैं कि मोमेंटम ट्रांसफर टू द लेटेस्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन इज लार्जर, यानी आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो रिफ्लेक्ट क्रिस्टल कर रहा है ना, क्रिस्टल कब ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, जैसे बैरियर की मैंने इक्वेशन आपको बताई थी और मैंने कहा था कि यहाँ पे जब नेगेटिव इफेक्टिव मास है कब है, इलेक्ट्रॉन जब इसके साथ टकराता है, टकराने के बाद उसका बैकवर्ड में रिवर्स डायरेक्शन में जाता है और रिवर्स डायरेक्शन में उसे मोमेंटम ज़्यादा मिलता है, और किससे, जो उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम था।
फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोमेंटम किसने दिया था उसे? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से था। और रिवर्स डायरेक्शन में उसको मोमेंटम किस वजह से मिला? क्योंकि वो क्रिस्टल एटम्स के साथ टकराया, तो क्रिस्टल ने उसे एक मोमेंटम दिया जो रिवर्स डायरेक्शन में था। देखिए ये बात की है उन्होंने। Momentum transfer of the lattice from the electron is larger the momentum transfer from the applied force to the electron। ठीक है, और तब आपका जो इफेक्टिव मास क्या होगा? नेगेटिव होगा। बाकी यही बातें जो हैं इसमें उन्होंने बताई हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सारी बातें जो है इसमें आपने देख लेनी है।